हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बीएससी जूलॉजी के हिंदी माध्यम बैच में। और आज का सेशन हमारा है सेमेस्टर 1 के इकाई 3 जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा का आज पहला भाग वीडियो का हम लोग देखेंगे, जिसमें समझेंगे कि सिलेंट्रेटा क्या है, इसके समान लक्षण एवं इसके प्रकार को। आप पूरे वीडियो को देखिएगा और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में बढ़ाएं, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें, ताकि मैं और सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 8 तक आप लोगों के साथ नियमित रूप से क्लास देता रहूँगा। आइए हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा का, समझेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, सिलेंट्रेटा की तस्वीर है और यह आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर क्लास 11th में नहीं पढ़े होंगे, 9th में भी आपने नाम नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए शुरू से आज हम आपको बताएंगे। अगर आपने इससे पहले इस जीव को नहीं भी देखा होगा तो आज से देखकर आप समझ जाओगे, आपके सिलेबस को समझ जाओगे। तो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, यह सिलेंट्रेटा है। अब इसका नाम कैसे पड़ा इसको समझेंगे। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, दोनों नाम से इसको हम जानते हैं। अब दोनों के नामों को संधि विच्छेद कर दीजिए, तब इसका नाम के साथ इस जीव के लक्षण स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे देखिएगा, सील का यह जो है लैटिन वर्ड है, इसका इंटरनेशनल अंग्रेजी होता है हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखली, और इंट्रॉन का मतलब होता है कैविटी, गुहा, यानी जिसके केंद्र में यानी जिसके बीचों बीच एक गुहा, खोखली गुहा पाई जाती है, उन सभी जीवों को सिलेंट्रेटा कहते हैं। आप इस जीव को देखिएगा, इसके बीच में इतना बड़ा जो है खाली गुहा पाया जा रहा है, खोखली गुहा है, इसलिए इसका नाम हो गया सिलेंट्रेटा। एक दूसरा नाम इसको नाइडेरिया भी जानते हैं। आप नाइडेरिया क्यों कहते हैं यह समझिएगा। नाइडेरिया आया है नाइड शब्द से। नाइड का मतलब होता है स्ट्रिंग सेल, यानी जहरीला सेल, विषैला सेल, मारने वाला सेल, दंश कोशिका। तो स्ट्रिंग सेल का मतलब होता है दंश कोशिका, अर्थात दंश कोशिका धारक। तो इकलौता यह जीव है सिलेंट्रेटा जिसके पास दंश कोशिका पाया जाता है, इसलिए इसे नाइडेरिया भी कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट आप समझ गए होइएगा कि नाइडेरिया क्यों कह रहे हैं। अब आइए इसके कुछ समान गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्रकीय गुहा युक्त जंतु जिनका शारीरिक संगठन कोशिकीय अथवा उप उत्तकीय प्रकार का होता है तथा इनकी देह भित्ति में विशिष्ट लक्षणात्मक दंश कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहले दो लक्षण को आप जानिए। दो मुख्य लक्षण क्या है। इस जीव के बीचों बीच एक खोखली गुहा, खाली स्थान पाई जाएगी। जो देख रहे हैं ये वाली जो है खोखली गुहा है, खाली स्थान है इतना। और इसके पास इसके उत्तक में एक विशेष प्रकार की दंश कोशिका होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तक में विशेष प्रकार के दंश कोशिका होंगे। तो दंश कोशिका धारक है, इसलिए इसका नाम हो गया नाइडेरिया। और बीच में सेंट्रल में खाली जगह है, इसलिए इसको बोल दिए सिलेंट्रेटा। इसका शरीर जो बना होता है केवल और केवल कोशिकीय संगठन के होते हैं, या थोड़ी बहुत कोशिका आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण कर लेती है। उत्तक पूर्ण नहीं होता है, उप उत्तकीय प्रकार का होता है। यानी इसकी शरीर जो है या तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर बना रहे, या कोशिका कुछ उत्तक का निर्माण कर लेते हैं। तो कोशिका और उत्तक बस दो ही प्रकार के संगठन से सिलेंट्रेटा का शरीर बना होता है। इस लाइन को आप समझ गए होंगे, पहले पॉइंट को। तो दूसरी पॉइंट को आपको हम बतला रहे हैं। इस संघ के जंतु के शरीर में एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है, जो अभी हमने चर्चा किया, केंद्रीय गुहा पाई जाती है जिसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसी के कारण इस संघ का नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। अब आपको पता है केंद्रकीय यानी इसके बीचों बीच खाली स्थान गुहा पाया जा रहा है। इसी गुहा को, इस खाली स्थान को हम बोल दिए सिलेंट्रॉन। इस खाली स्थान को सिलेंट्रॉन कहा जाता है और सिलेंट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। इस संघ को नाइडेरिया भी कहते हैं।
क्योंकि इस संघ के सभी सदस्यों में दंश कोशिकाएं नाइडोब्लास्ट से निमेटोब्लास्ट से पाई जाती है तथा ये कोशिकाएं जंतु जगत के अन्य संघों में अनुपस्थित रहते हैं। अब समझिए, किसी दूसरे जंतु में यह कोशिका दंश कोशिका नहीं पाई जाती है और दंश कोशिका को नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। इसी से इसका नाम पड़ा नाइडीरिया। तो सिलेंट्रेटा को सामान्यतः दो नामों से हम जानते हैं। एक सिलेंट्रेटा तो है ये है क्योंकि इसके सेंट्रल में कैविटी पाई जाती है, और दूसरा नाइडीरिया। तो नाइडीरिया नाम क्यों पड़ा? था नाइडोब्लास्ट एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो केवल इसी के सदस्य के शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम नाइडीरिया पड़ा। समझ गए होंगे इसको आप। और लास्ट लाइन को पढ़ेंगे आप कि मेयर के अनुसार इस संघ में 10,000 जातियां ज्ञात है, यानी सिलेंट्रेटा में प्रजातियों की संख्या 10,000 है। किनके अनुसार? मेयर ने इस डेटा को दिया था। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से लोड कर सकते हैं। वहां पे यह पूरे का एक एक फोटो सहित आपका पीडीएफ दिया गया है, जिसको इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखलाऊंगा भी, और आप वहां से लोड कर सकते हैं और हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़कर आप बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई को पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए, इसके आगे लक्षण है कि इनके समान लक्षण निम्नलिखित है नाइडीरिया के। सबसे पहला लक्षण है कि सभी जलीय, यानी जितने भी नाइडीरिया है सब जलीय होंगे, जल में रहेंगे, जिसमें से अधिकांश समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दूसरी पॉइंट को देखिएगा, एकल यानी एक्के गो होगा, या निवही यानी बहुत सारे आपस में जुड़कर कॉलोनी बना लेंगे, तो कॉलोनी को हिंदी में निवही कहते हैं। तो एकल या निवही तथा स्वतंत्र जीवी या स्थानबद्ध होते हैं। अब समझिएगा, या तो एक के गो होगा, एक के जगह रहेगा, या तो बहुत सारे आपस में कॉलोनी बना के रहेंगे, या तो स्वतंत्र जीवी एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकते हैं, या यह स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, एक ही स्थान पर रह सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। तो 4 लक्षण को एक पॉइंट में दिया गया है। अगला देखिएगा कि शारीरिक संगठन कोशिका और उत्तकीय प्रकार का होता है। इनका शरीर जो बना होता है वह केवल कोशिका और उत्तक का बना होता है, इसमें नहीं पाए जाएंगे कोई अंग और अंग तंत्र, इसमें नहीं पाए जाएंगे। अब शरीर द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होता है। इस द्विस्तरीय को समझ रहे हैं कि भ्रूण अवस्था में इस जीव के शरीर का निर्माण 2 परतों से होता है, इसलिए यह कहलाते हैं द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। इसका 9th में भी पढ़े होइएगा, 11th में भी पढ़े होइएगा, वहाँ पे इसकी चर्चा को कीजिएगा। यहाँ पे हम इसकी विशेषताएं केवल इतना जान जाए कि यह द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, इनके शरीर के केंद्र में बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे सेलेंट्रॉन या जठर वाहिनी गुहा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसके बीच में एक खाली जगह है एकदम बीचों बीच, तो इसको सिलेंट्रॉन बोलेंगे या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, लिखा हुआ आप देख रहे होइएगा, इसको बोलेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन बोलेंगे। इसके नाम को समझ गए होइएगा। अब आगे देखेंगे, अगला गुण को देखेंगे कि सिलेंट्रॉन सिर्फ एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है जिसे मुख कहते हैं। अब देखिए इसका छिद्र कहाँ है, मुख कहाँ है, तस्वीर में समझिएगा। ये सिलेंट्रॉन है बीचों बीच, एक छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है, इसी बाहरी छिद्र को माउथ या मुख कहते हैं। अब इसी के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण एवं अपचित भोजन का बहिक्षेपण इजेशन होता है, अतः इसमें आहार नाल अपूर्ण होती है। अब देखिए एक ही इसके पास माउथ है, एक ही छिद्र है, इसी छिद्र के द्वारा, इसी माउथ के द्वारा यह भोजन को ग्रहण भी करता है और अपचित भोजन को निष्कासन भी करता है। दोनों काम एक ही
मुख से हो रही है, इसलिए इसका जो नाल है, आहार नाल है, वह कहलाता है अपूर्ण टाइप का। समझ के होइएगा इसके आहार नाल की स्थिति को, अपूर्ण टाइप का होता है। हम लोग पढ़े थे कि जिसमें आहार नाल में भोजन करने के लिए मुख और अपचित भोजन को निष्कासन के लिए गुदा द्वारा एनस पाई जाती हो, उसे हम पूर्ण आहार नाल कहते हैं। और जिसमें एक ही पोर यानी एक ही बाहरी छिद्र के द्वारा भोजन भी ग्रहण किया जाता है और अपचित भोजन को बाहर निकाला जाता है, उसे हम अपूर्ण पाचन नली कहते हैं। तो इसका सिलेंट्रेटा का जो भी है अपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट में देखेंगे इसका हम कुछ गुण को, कि इसका पाचन बाह्य कोशिकीय तथा अंतः कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। अब समझिएगा बाह्य कोशिकीय पाचन क्या है और अंतः कोशिकीय पाचन क्या है। जैसे आप देखेंगे कि कोई, यह एक सेल है और यह भोजन का कण है। अगर भोजन के कण को बाहर पचाकर पचे हुए भोजन को अवशोषित किया जाता है, तो उसको कहेंगे बाह्य पाचन, यानी शरीर कोशिका के बाहर पाचन हुआ। अगर भोजन के कण को अंदर लेकर इसका पाचन सेल के अंदर होती है, इसकी पाचन कोशिका के अंदर होती है, तो वह कहलाएगा अंतः कोशिकीय पाचन। तो इसमें कुछ कोशिका जो है बाह्य कोशिकीय पाचन करेंगे और कुछ कोशिकाएं अंतः कोशिकीय पाचन करेंगे। तो समझ गए हैं, पाचन का दोनों प्रकार होंगे सिलेंट्रेटा में, बाह्य कोशिकीय भी और अंतः कोशिकीय भी। अगला पॉइंट देखिएगा कि मुख एक खोखला स्पर्शक टेंटेकल्स से घिरा रहता है। स्पर्शक शिकार को पकड़ने एवं गमन सहायता करते हैं। अब समझिएगा इसका मुख जो है यह चारों तरफ से एक खोखला, देखिए इसके भीतर जो निकला हुआ दिख रहा है पूंछ जैसी रचना, इसके भीतर कुछ नहीं है। फ्लैजिला और सिलिया में के अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होते, खोखली है। तो एक खोखली नली बाहर निकली होती है, इसी नली को हम बोलते हैं टेंटिकल्स और हिंदी में बोलेंगे इसको स्पर्शक। अब इसी स्पर्शक के द्वारा यह शिकार को पकड़ता है, अगल बगल में जो भोजन होगा उसको पकड़ के अपने मुख में डाल लेगा, या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जल में इसी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तैर कर जाता है, तो इसी को कह दिया है गमन में सहायता करता है। तो यह टेंटिकल्स जो है दो चीज में सहायता प्राप्त करेगा इसको, एक शिकार को पकड़ने में और एक गमन में। आपके पास ये फोटो होगा नोट्स पे, तो वहां पे लिख भी लीजिएगा आप। अब चलिए आगे के पॉइंट हम देख रहे हैं इसमें कि इन जंतुओं में एक या दोनों स्तरों पर एक विशेष प्रकार की स्वनियंत्रित दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें नीडोसाइट या निमेटोसिस्ट्स कहते हैं। अब देखिए इसके पूरे तस्वीर को देखे थे, इसके बाहर हम देखेंगे डर्मिस को निकालेंगे, इसके बाहर त्वचा की है इसको बाहर निकालेंगे। देखिए इसको जूम किए हम लोग यहाँ पे, इसमें एक छोटी सी सेल आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली बहुत छोटी सी यहाँ दिखाई दे रही होगी। इसको जब बड़ा किया गया तो अब देखिए इतना बड़ा यह कोशिका है, इसी कोशिका को हम दंश कोशिका कहते हैं। इसको फिर बड़ा किया गया तो देखिएगा इसके दंश कोशिका के मुंह से एक पतली, बहुत पतली चाबुक जैसी रचना बाहर निकली होती है, और यही दंश कोशिका जो है बाहर से शिकार को पकड़कर अपने मुख की ओर धकेलती है। तो यह दंश कोशिका, इसके बहुत विशेष गुण है, सिलेंट्रेटा के एक या दोनों स्तर में पाई जाएंगे 10 कोशिका, यानी इसके देखे थे इसका शरीर जो है 2 परत का बना होता है, तो इसमें भी एक में भी पाया जा सकता है और दोनों में भी पाया जा सकता है। कौन पाए जाएंगे? दंश कोशिका। अब दंश कोशिका क्या है? तो यह आक्रामक यानी आक्रमण करती है, सुरक्षा, दूसरे शिकारियों से इसको रक्षा भी करती है, एवं शिकार पकड़ने तथा गमन में सहायता प्रदान करती है। आप देख रहे हैं क्योंकि यह किसका भाग है? टेंटिकल्स से। टेंटिकल्स में होने के कारण जितना काम टेंटिकल्स का है वही काम एक सेल का है, जो सेल है निमेटोसिस्ट्स। तो यह इस
तो इसको निमेटोसाइट्स को आप समझ गए होंगे इसके कार्य को, और इसी के कारण, इसी कोशिका की उपस्थिति के कारण इसका नाम नाइजीरिया पड़ा। दुनिया के किसी दूसरे जीव में यह कोशिका नहीं पाए जाएंगे, केवल और केवल यह गुण है नाइजीरिया के पास या सिलेंट्रेटा के पास में। अब अगले पॉइंट को देखिएगा, इसमें श्वसन, उत्सर्जन तथा परिवहन तंत्र अनुपस्थित होते हैं या नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान एवं उत्सर्जन शरीर की समान सतह से होती है। अब देखेंगे इसमें न तो इसके पास श्वसन के लिए कोई विशेष तंत्र है, न उत्सर्जन के लिए तंत्र है, न परिवहन के लिए तंत्र है। लेकिन चूंकि यह प्रोकैरियोटिक जीव है तो इसको तो ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए ही चाहिए, CO2 को बाहर निकालना ही पड़ेगा इसको, तो O2 और CO2 का परिवहन चाहिए। उसके बाद इसके शरीर के अंदर जो एक्सक्रिय उत्सर्जी पदार्थ है उसको भी बाहर निकालना होगा, उत्सर्जी पदार्थ को। तो यह क्रिया जो है इसके शरीर के सतह से होती है, यानी इसकी शरीर के सतह से हम पढ़े थे प्लाज्मा झिल्ली जो O2 और CO2 को अपने अंदर प्रवेश करा लेती है, यानी जो जल में पाया जाता है, जल में मौजूद O2 को अपने अंदर ही प्रवेश करा लेता है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन के अणु को यह अपने अंदर प्रवेश करा लेता है और उसी सतह के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार इसका श्वसन की क्रिया हो गई। तो श्वसन की क्रिया किससे हुई? तो इसके सतह से हुई। उत्सर्जी पदार्थ है, इसके अंदर जितने हानिकारक पदार्थ है उसको भी सतह के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। और इसके पास अब मेन है कि प्रारंभिक प्रकार का, सबसे शुरू वाला प्रकार का जालबद्ध तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, यानी पूरे शरीर में एक जाल के जैसा फैला हुआ है तंत्रिका तंत्र। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम कि इस संघ के सदस्य दो रूपी यानी डाइमोर्फिक होता है, जिन्हें जीवक या जोइड्स कहते हैं। अब देखिए इसके सदस्य जो है दो रूपी, एक रूप आप यहां देख रहे होंगे, दूसरा रूप यहां देखिएगा। तो दो रूप के सदस्य पाए जाते हैं। इसी दोनों रूप को कहा जाता है जोइड्स यानी जीवक, यानी इसके जीवन जो है दो रूपों में चलता है। अब किसको क्या रूप कहेंगे? तो बेलनाकार एवं स्थिर एक रूप। देखिए यहाँ पे बेलनाकार है एवं स्थिर है, जिसको हम पॉलिप कहते हैं, पॉलिप। तथा छतरी के आकार के, यह एक जगह रहेगा, यहाँ से कहीं जा नहीं सकता है, फिक्स रहेगा ही। लेकिन दूसरा को देखिएगा, दूसरा जीवक किसका है? इसको बोलेंगे मेडूसा, इसको बोलेंगे मेडूसा। तो मेडूसा जो है छाते के आकार की होती है। अपने घर में छाता देखे हैं, छाता को खोलिएगा तो ठीक इसी प्रकार के आकार को बनेगी। तो मेडूसा छतरी आकार की होती है और स्वतंत्र जीव होते हैं, यानी यहाँ से वहाँ आराम से आ जा सकता है, तो स्वतंत्र जीवक कहलाते हैं। तो इसके दो जीवक, एक पॉलिप, तो पॉलिप जो है बेलनाकार होता है और स्थिर होती है, जबकि मेडूसा छतरी के आकार की होती है, चलायमान होती है, स्वतंत्र होती है, इधर उधर आ जा सकती है। यह जंतु एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इसका, अब जनन की विधि को समझेंगे। जनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, यानी इसमें जनन की क्रिया अलैंगिक भी होंगे और लैंगिक दोनों प्रकार के होंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है। युग्मकों यानी अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा होंगे। तीसरा अब यहाँ पे देख रहे हैं, अभी देखिए यह एक परिपक्व सिलेंट्रेटा है, ये देख रहे हैं एक परिपक्व है। ओबेलिया मान लीजिए इसको, तस्वीर से ओबेलिया जैसा ही लगता है। एक परिपक्व ओबेलिया है, यह एक जगह स्थिर है और इसका आकार जो है पॉलिप है, स्थिर है तो पॉलिप है। इसमें बर्डिंग होती है, यानी एक बर्ड होता है, वह बर्ड आगे बढ़कर टूटकर बाहर हट जाता है, टूटकर हटता है, वृद्धि करके यह बनता है मेडूसा। देखिए यह बना मेडूसा। तो अलैंगिक जनन की विधि हुई बर्डिंग के द्वारा, यानी मुकुलन के द्वारा,
तो एक परिपक्व सिलेंट्रेटा जो है मुकुलन के द्वारा अपने शरीर से कुछ भाग को तोड़ते हैं जो छतरी आकार का होता है, जिसे मेडूसा कहते हैं। और मेडूसा दो प्रकार के होंगे, या तो एक गो में नर और मादा दोनों पाया जाएगा, या नर मेडूसा अलग और मादा मेडूसा अलग होंगे। अब इसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निकाला जाता है, जिसका बाहर में निषेचन होता है। तो देख लिए लैंगिक जनन किसके द्वारा हुआ, अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा हुआ, और अंडाणु शुक्राणु को एक साथ हम युग्मक कहते हैं। इतना पॉइंट को समझ गए होइएगा। अगले पॉइंट में देखिएगा, परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। पक्षमाभी स्वतंत्र जीवी प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। इस लाइन को समझिएगा, परिवर्धन किसको कहते हैं, तो निषेचन के बाद अंडे के वृद्धि को हम परिवर्धन कहते हैं। ये देखिए अंडाणु शुक्राणु है, निषेचन होकर यह जाइगोट युग्मनज बना, और इसके विकास की अवस्था को ही हम परिवर्धन कहते हैं। तो इसमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो अप्रत्यक्ष क्या होता है, जैसे मनुष्य को देखिएगा कि मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा सा वयस्क मनुष्य के जैसी सभी चीज उसमें पाई जाती है, लेकिन वह छोटा है, तो सीधा वह कहलाएगा प्रत्यक्ष परिवर्धन। लेकिन छोटे जीवों को देखिएगा जिसका अंडा टूटकर पिल्लू की तरह लार्वा बनता है, लार्वा जो है परिवर्धन करके तब वयस्क के आकार में बनते हैं, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, भ्रूण का अप्रत्यक्ष विकास कहते हैं। तो बोलेंगे इसको हम परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। तो अप्रत्यक्ष में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष में पाया जाएगा लार्वा। अब देखिए लार्वा कैसा है, तो पक्षमाभी आप जानते होइएगा, इसको हम बोले थे सीलिएटेड, यानी जिसमें सीलिया होते हैं उसी को बोलते हैं पक्षमाभी है। स्वतंत्र जीवी यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम आ जा सकता है, उसका नाम दिए थे प्लेनुल लार्वा, यानी इसमें प्लेनुल लार्वा अवस्था पाई जाती है। देखिएगा निषेचन करके अंडा टूटकर इस छोटे छोटे सिलिया बाहर निकले हुए हैं, इसी सिलिया को कहा गया प्लेनुल लार्वा। अब यह प्लेनुल लार्वा जो है फिर एक जगह स्थिर होकर विकास करके एक परिपक्व सिलेंट्रेटा में बदल जाएंगे। तो वही लाइन आगे समझिए कि जीवन वृत्त में अलैंगिक पॉलिप अवस्था तथा लैंगिक मेडूसा अवस्था पीढ़ी का एकांतरण होता है, जिसे मेटाजिनेसिस कहते हैं। अब समझिएगा कि इसके पूरे जीवन चक्र को जब देखिएगा तो दो चीज आपने ख्याल से देखा होगा। एक अवस्था होता है अलैंगिक, यह अलैंगिक अवस्था है जिसको हम बोलते हैं पॉलिप। अलैंगिक अवस्था पॉलिप पाया जाता है, और दूसरा लैंगिक अवस्था मेडूसा पाया जाता है। तो इसका जीवन चक्र पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप बनता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी का एकांतरण, यानी इसके शरीर का रूप बदलता रहता है। पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से फिर पॉलिप से मेडूसा। इसी क्रिया को हम बोलते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं पीढ़ियों का एकांतरण, और इस विधि को बोलते हैं मेटाजिनेसिस। तो मेटाजिनेसिस समझ गए होंगे, यह सिलेंट्रेटा में होने वाला पीढ़ियों का एकांतरण है। अब अंतिम पॉइंट देखिए, इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। जैसे हाइड्रा को देखिएगा, इसमें पुनरुद्भवन यानी इसके शरीर से कोई भी पार्ट अगर इतना पर से कट जाए, कोई भी भाग यहाँ से कट जाए, तो इसके कोशिका में क्षमता है कि जितना पार्ट्स लॉस हुआ है उतना फिर से नया यह रीजनरेट कर सकता है। मान लिया जाए कि इंसान के पास में, किसी मानव के पास में पुनरुद्भवन की क्षमता होती, तो एक्सीडेंट में उसका मूड़ी पूरा चपटा हो जाता ट्रक से। अब उसके अंदर से कोशिका जाता, जितना चपटा हुआ है भाग उसको फिर से फुला कर नया बना देता। यह क्रिया कहलाता पुनरुद्भवन। लेकिन मानव में यह नहीं पाया जाता। यह किसमें पाया जाएगा, यह हाइड्रा में पाया जाएगा, जो सिलेंट्रेटा है। समझ गए? तो इसमें इसके हर एक कोशिका में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। अब हम देखेंगे सिलेंट्रेटा का
वर्गीकरण। अभी तक आप सिलेंट्रेटा की बेसिक जानकारी को समझ गए होंगे। अब सिलेंट्रेटा का हम वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो सिलेंट्रेटा के वर्गीकरण में देखेंगे कि जीवन चक्र में, इसके जीवन अवस्था में हम लोगों ने देखा पॉलिप और मेडूसा दो अवस्थाएं हैं। तो जीवन चक्र में पॉलिप और मेडूसा की प्रधानता के आधार पर सिलेंट्रेटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वह 3 वर्ग है हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। अब फोटो से देखिए और समझिए। 3 भागों में बांटा गया। पहला है हाइड्रोजोआ, तो हाइड्रो नाम से स्पष्ट है, यानी जल में, पूरा का पूरा जलमग्न रहने वाला, जल में रहने वाला। दूसरा है साइफोजोआ, साइफो यानी साइफॉन्स का मतलब होता है कप, देखिएगा कप के जैसी रचना है, प्याले की जैसी रचना है। और तीसरा है एक्टिनोजोआ या एंथोजोआ, तो यह फूल की जैसी रचना है। एंथस का मतलब होता है फ्लावर, है तो जंतु लेकिन देखिएगा दूर से तो रंगीन फूल की जैसी दिखाई देगी, तो इसलिए इसको हम एंथोजोआ बोले। तो 3 का गुण अलग अलग आप लोगों ने देखा, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। अब हम इस तीनों के विशेषताओं को बारी बारी से पढ़ेंगे, तीनों के विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजोआ, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहे सब हाइड्रोजोआ है। और हाइड्रा, देखिए हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, आप यहाँ पे लिखल देख रहे होंगे वाटर। और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी यह केवल और केवल पूरे के पूरे जलीय जंतु है, इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रोजोआ। अब इसके कुछ गुण को पढ़िए। तो जो गुण समान पहले पढ़े हैं उस सभी उसी में से कुछ गुण को लिखते चल जाइए, आपको याद नहीं है तो नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो समान गुण में ही से कुछ गुण आगे है, तो यहाँ पढ़ेंगे एकल या निवही होते हैं, पिछले समान गुण में भी था यह लक्षण। उसके बाद है यह स्वच्छ एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं, परंतु कुछ तैरने वाले एवं बेलावर्ती पेलाजिक होते हैं। अधिकांशतः हाइड्रोजोआ बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी भिन्न भिन्न रूपों के होते हैं। देखिए इसका रूप कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। और जीवन चक्र में अलैंगिक पॉलिप तथा लैंगिक मेडूसा रूपों में एकांतरण पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल को। तो जनन यानी गोनाड्स, ऐसे अंग जिससे जनन कोशिका जो जनन में भाग लेते हैं, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, उस सबको गोनाड्स कहते हैं। तो जनन यानी गोनाड्स का निर्माण एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है, यानी इसके बाहर वाली जो परत है एक्टोडर्म, भीतर वाली इंडोडर्म। तो जनन का निर्माण होगा बाहरी कोशिका से। अब इसका उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? तो हाइड्रा हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे, उबेलिया हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे, वेलेला हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे, प्रोपीटा हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे, मिलीपोरा ये भी हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे, और प्लूमुलेरिया ये भी हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक पहला प्रकार था हाइड्रोजोआ। इसके तस्वीर को देखें, इसके समान लक्षण को देखें। अब इसके दूसरे प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार है साइफोजोआ। अब साइफोस यानी कप, कप प्याला जैसी, जोआ मतलब जंतु, यानी ऐसे जंतु जिसके शरीर की रचना प्याला जैसी है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कप जैसा इसका रचना है, इसलिए इसका नाम हो गया साइफोजोआ। तो सभी प्राणी समुद्री एवं एकाकी होते हैं। अब समझिएगा कि इसके सब जो है, पहले था कि स्वच्छ जल में भी या समुद्र में भी पाए जाएंगे, लेकिन इसमें सब का सब समुद्री होंगे, जो कप जैसा होगा। और एकाकी यानी यह सिंगल रहेंगे, कॉलोनी में नहीं रहेंगे। यह सिंगल रहेंगे, कॉलोनी में नहीं रहेंगे, साइफोजोआ। आगे पढ़ेंगे, अधिकांश प्राणी वेला प्रवर्ती यानी पेलोइड मेडूसा है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से अंडे द्वारा हाइड्राइड अवस्था द्वारा हाइड्रोइड में परिवर्धित होते हैं। अब उसी चीज को पहले हम लोग देखे थे कि अधिकांश प्राणी क्या है, तो वेला प्रवर्ती पेलोइड है, मेडूसा है। कैसा है? तो मेडूसा है, जो प्रत्यक्ष रूप से यानी अंडा जब टूटेगा, निषेचित अंडा जब टूटेंगे इसमें,
तो प्रत्यक्ष रूप से यह परिवर्धित हो जाएगा हाइड्रोइड में, यानी हाइड्रा के रूप में बदल जाएगा। मेडूसा में विलम का अभाव होता है, यानी पहले थे विलम में मेडूसा अवस्था नहीं पाई जाएगी, केवल और केवल पॉलिप ही पाए जाएंगे। और मीसोजिला मोटी जेली समान एवं कोशिका युक्त होती है, इसलिए इसे समानतः जेली फिश कहते हैं। अब समझिएगा, इसका एक और नाम है जेली फिश। इसको क्यों कह रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि इसकी शरीर जो है द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय का मतलब कि भ्रूण अवस्था में दो प्रकार की कोशिका अलग अलग भागों में विभक्त हो गई। अंदर वाला को बोलेंगे एंडोडर्म कोशिका है, और बाहर वाला को बोलेंगे एक्टोडर्म। और बीच में मोटी कोशिका की जगह खाली रह जाती, मोटी कोशिका रह जाती है, कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। इसको हम लोग बोल दिए थे मीसोजिला, इसको बोले थे मीसोजिला। अगर इसमें कोशिकाओं का समूह होता, भ्रूण की कोशिकाएं की समूह होती, तो मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, तब 3 परत की कहलाती। लेकिन 2 ही परत है, तो बाहरी परत एक्टोडर्म, अंदर वाला परत एंडोडर्म और बीच वाला मीसोजिला। तो यही मीसोजिला जो है यह मोटी होती है और जेली समान होती है एवं कोशिका युक्त होती है, कुछ कोशिकाएं भी इसमें होती है। तो जेली समान है, इसीलिए समानतः इसका नाम जेली फिश कहते हैं। किसका, तो साइफोजोआ को अधिकांशतः नाम जो है हम इसको जेली फिश कहते हैं। अब देखें, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। और इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण गैस्ट्रोडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से होता है। यानी जनन कोशिका का निर्माण इससे पहले पढ़े थे एक्टोडर्मिस से होता है, इसमें एंडोडर्मिस से। हम देखे थे 2 प्रकार की परत इसकी, बाहर वाली और बीच में ही खाली जगह था, यहाँ पे मुख था। तो यह था एक्टोडर्मिस और यह था एंडोडर्मिस बोलेंगे, या इसको गैस्ट्रोडर्मिस बोलेंगे। इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन, बीच वाला खाली जगह को बोलते हैं। इस बीच वाला खाली जगह ही पूरा खाली जगह है, इसको बोलेंगे सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो जनन कोशिकाएं जो है वह बनती है इसी में, गैस्ट्रोडर्मिस में बनती है। तो गैस्ट्रोडर्मिस की अंतराली कोशिकाओं से, यानी इसके अंदर वाली कोशिकाओं से बनता है जनद कोशिकाएं। समझ गए यहाँ तक। अब इसके उदाहरण है ऑरेलिया को समांतर जेली फिश भी कहा जाता है, राइजोएस्टोमा और एटोला, यह 3 इसके उदाहरण है। अब 2 को पढ़ लिए हम लोग, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ। अब सबसे लास्ट हमारा वर्गीकरण का बचा हुआ, जिसको बोलते हैं एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। एंथस, देखिए लैटिन वर्ड है एंथस। एंथस का मतलब होता है फ्लावर और जोआ मतलब जंतु, एनिमल्स, यानी ऐसे जंतु जिनकी शरीर की आकार जो है वह फ्लावर की जैसी है। तो आप देख रहे हैं तस्वीर में। अब इसके सभी को गुण को पढ़ेंगे। सभी प्राणी समुद्री, जितना भी है सब समुद्र में होगा। एकल यानी सोनिटरी या निवही कॉलोनियल होते हैं, जो किसी वस्तु से चिपके होते हैं। इस जो भी होंगे एक अकेले भी पाए जाएंगे या बहुत सारा एक साथ मिलकर कॉलोनी भी बनाएगा। देखिए बहुत सारे आपस में मिलकर कॉलोनी भी बनाएंगे। यह सभी के सभी समुद्र में पाए जाएंगे और इसका खास गुण है कि समुद्र के तल में किसी न किसी वस्तु से यह चिपके होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है। इसमें केवल और केवल पॉलिप ही पाया जाएगा, मेडूसा इसमें नहीं पाया जाएगा। शरीर प्रायः बेलनाकार एवं अड़िये सममिति होते हैं। देखिए इसका शरीर कैसा है, तो नीचे से ऊपर तक बेलनाकार है और यहाँ बाहर में अड़िये सममिति है। यानी इसको कहीं से भी 2 एंगल से किसी भी प्लेन से काटेंगे तो बराबर 2 भागों में बांट जाएगा। इसी को बोलते हैं अड़िये सममिति। तीसरा है जठर वाहिनी गुहा पट्टी सेप्टा द्वारा वेशमों में विभाजित होती है। अब भीतर में देखे थे जठर वाहिनी गुहा। अब इसमें
यह जठर वाहिनी गुहा है अंदर वाला, जिसको हम सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं। यह जो है यह वेशमों में विभाजित है, यानी इसमें एक पट्टी है। देखिए इसमें एक पट्टी है। अब वेशमों का मतलब होता है कोठरी, समझिए। एक पट्टी बना दिया तो अलग अलग वेशमों, ये एक अलग वेशम हो गया, ये एक अलग वेशम, ये एक अलग वेशम, ये एक अलग वेशम, ये एक अलग वेशम, यानी अलग अलग चेंबर में विभाजित होती है। समझ गए होंगे इस लाइन को आप। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे कि निमेटोब्लास्ट जो इसके सभी जीव में पाए जाते हैं, दोनों स्तर पर एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में उपस्थित होते हैं। जैसे बाहरी वाली परत एपोडर्मिस और अंदर वाली परत गैस्ट्रोडर्मिस। तो निमेटोब्लास्ट जो है, जो कोशिका को हमने पहले आपको दिखाया था, जो दंश कोशिका है जिससे एक स्ट्रिंग निकला रहता है, यह शिकार को पकड़ने में मदद करता है, यह दोनों में पाया जाएगा। एपिडर्मिस बाहरी त्वचा में भी और गैस्ट्रोडर्मिस आंतरिक त्वचा में भी पाया जाएगा। इसके अधिकांश सदस्यों में कंकाल उपस्थित होते हैं, जिसे कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। अब देखिए किसके सदस्य में, तो एंथोजोआ के अधिकांश सदस्य में कंकाल पाए जाते हैं। उस कंकाल को हम कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। अब अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं, इसमें जो भी है एक लिंगी होंगे। जनन कोशिकाएं का निर्माण गैस्ट्रोडर्मिस से होते हैं, यानी अंदर वाला से जनन कोशिकाओं का निर्माण होते हैं। तो एंडोडर्मिस के किससे होंगे, तो अंतराली कोशिकाओं से होता है। और युग्मकों को सिलेंट्रॉन में छोड़ा जाता है। अब इसके द्वारा अंदर में होंगे निर्माण, और एक लिंगी है तो एक लिंगी में एक के द्वारा अंडाणु छोड़े जाएंगे, तो एक के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाएंगे। एंथोजोआ में आप देखिएगा, समझिएगा, ये दो एंथोजोआ है, ये दो एंथोजोआ है और ये एक लिंगी है। इसके भीतर इस सिलेंट्रॉन है और यही गैस्ट्रोडर्मिस है। इसी गैस्ट्रोडर्मिस के अंतराली कोशिकाओं के द्वारा जनन यानी गोनाड्स, नर जनन अंग और मादा जनन अंग का निर्माण होता है। तो कोई इसमें से नर हो सकता है, कोई इसमें से मादा हो सकता है। तो नर जो है अपने शुक्राणु को इसी सिलेंट्रॉन में छोड़ेगा और मादा अपने अंडाणु को इसी सिलेंट्रॉन में छोड़ेगा। सिलेंट्रॉन से समझते हैं इससे बाहर क्यों निकल जाएगा अंडाणु और शुक्राणु, और दोनों बाहर में आकर निषेचन करेंगे। तो इसमें निषेचन की क्रिया बाहरी होते हैं। समझ गए होंगे। अब इसके कुछ उदाहरण को देखिएगा। तो निषेचन की क्रिया बाहर होता है, अभी मैंने आपको बताया। और परिवर्धन अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था पेनेलुला कहते हैं, यानी इसमें परिवर्धन जो है पेनेलुला के द्वारा होता है, लार्वा के द्वारा होता है, जिसे अप्रत्यक्ष परिवर्धन भी कहते हैं। इसके उदाहरण है मैड्रीपोरा, एलियोनियम और कोडेलियम इत्यादि। तो यह था आज के हमारे सेशन में सिलेंट्रेटा का समान परिचय और उसका वर्गीकरण, सिलेंट्रेटा के समान लक्षण और उसका वर्गीकरण। इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो आप वीडियो को देखकर, हमारे नोट्स को देखकर अच्छे तरीके से आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। अब मिलते हैं फिर हम सिलेंट्रेटा के भाग 2 वीडियो में। बहुत जल्द हम सारे वीडियो को रिलीज कर देंगे, सभी यूनिट को रिलीज कर देंगे, ताकि आप ससमय इसको पढ़कर परीक्षा में अपने मन से लिख सके। चलिए मिलते हैं फिर से आपको हम सिलेंट्रेटा के पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।